बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम जो चैप्टर 2 है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का वो हम शुरू करेंगे। कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से पहले जो हमने स्टडी किया है बेसिकली उसके अंदर हमने ये स्टडी किया है कि कैसे जो बाइपोलर वर्ल्ड का है उसका एंड होता है यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद, और उसके बाद जो अमेरिका है वो इकलौता सुपर पावर बचता है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका के अलावा कौन से और भी सेंटर ऑफ पावर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बन रहे थे उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी मोर ओवर अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस चैप्टर में हम यूरोपियन यूनियन, आसियन और जो चाइना है कैसे वो अपनी इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस लेके आता है, पावर के अंदर आता है, क्या उसकी इकोनॉमी है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया का इन सभी के साथ भी क्या रिलेशन है, या इंडिया ने इन कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर के साथ कैसे डील किया, ये हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो हम शुरुआत करेंगे भाई आपकी यूरोपियन यूनियन से, ठीक। तो यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करूं तो भाई ये आपका एक यूनियन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका संघ है, ठीक है। और यूरोपियन को हम यूरोपियन कहेंगे, यानी यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर एक यूनियन बनाया और इसको बोला गया यूरोपियन संघ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक दो चीजें निकल के आती हैं बाहर। जैसे कि एक तो आपका जैसे बाइपोलर वर्ल्ड की अगर शुरुआत की बात करता हूं तो यूएसए और यूएसएसआर, ये दो जो कंट्रीज थे ये महाशक्ति बन के बाहर निकले थे, ठीक है। और इसके बाद ये भी है कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड मेनी ऑफ द अजम्पशंस एंड स्ट्रक्चर ऑन विच द यूरोपियन स्टेट हैड बेस्ड देयर रिलेशंस। यानी अगर मैं बात करता हूं यूरोप की तो यूएसए थोड़ा यूरोप से अलग रह जाता है भाई। और यूरोप के अंदर अगर कौन कौन आता है, आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया की भी अगर मैं बात करूं या यूएसएसआर की बात करूं तो ये भी आपका आधा यूरोप और आधा यूरेशिया के अंदर आता है, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये दो यूरोपियन देश थे प्रॉपर जो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे थे। तो अगर मैं बात करूं भी यूएसए और यूएसएसआर की, जब ये दो एक वर्ल्ड पावर बन के बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये मान लेते हैं कि जो यूरोप का दबदबा था वो कहीं हद तक खत्म हो गया था। यानी कॉलोनाइजेशन की अगर बात करूं वो खत्म हो गया था, जो इकोनॉमीज थी वो ब्रिटेन और फ्रांस की काफी सेटल हो चुकी थी, तो काफी कुछ फर्क पड़ा था, ठीक। और यूरोप को इंटीग्रेट करने के लिए जो आपका शीत युद्ध था यानी कोल्ड वॉर था उसने बहुत अच्छा रोल निभाया था, ठीक। क्योंकि यूरोप को अमेरिका से बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हेल्प मिली थी, और हेल्प कौन सी? फाइनेंशियल, यानी मैं बात करता हूं डॉलर्स की, जिससे कि यूरोप की जो इकोनॉमी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस पे आ सके। और मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। मैं बता देता हूं बच्चों, नाटो जो बनाया गया था, ठीक है, अगर ऑब्वियस मैं प्रॉपर ढंग से बताऊं, नाटो 1949 के आसपास बनाया गया था। तो उसके अंदर भी मैक्सिमम यूरोपियन देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सब उसके अंदर शामिल थे, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ओईईसी बनती है जो कि 1948 में स्टैब्लिश होती है। और मार्शल प्लान के तहत अमेरिका का क्या इनिशिएटिव था भाई, इन्होंने वेस्टर्न यूरोप यानी अमेरिका के, अगर मैं भाई आपको ये सबको पता है भी अमेरिका की इकोनॉमी काफी ज्यादा है और नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में अमेरिका आता है। तो अमेरिका ने 1948 में क्या सोचा भी क्यों ना हम एक प्लान के तहत वेस्टर्न यूरोप को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का और ब्रिटेन का इनका आपस के अंदर भाई बहुत पुराना रिश्ता भी है, क्योंकि 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ था तो अमेरिका पे बेसिकली ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन इनका कब्जा था, लेकिन मेनली जो सिटीज थे वो ब्रिटेन के कब्जे में थी। तो आज भी कह सकते हैं भी लोग वहां पर भाई ब्रिटेन से ही हैं, यानी यूएसए के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो लोग हैं इनके वंशज हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक सॉफ्ट कोर रहता है इनके लिए, ठीक। और इसके बाद भाई 1949 के अंदर एक पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप का गठन होता है 1949 के अंदर। तो बच्चों ये जो डेट्स हैं ये बात ध्यान में रखना। और जब सोवियत ब्लॉक का यानी यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो उस टाइम के अंदर यूरोपियन यूनियन का गठन किया जाता है 1992 के अंदर, ठीक। तो ये जितने भी आपके ये जो ब्लू आप कंट्रीज देख रहे हो ये सारे के सारे आपके यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो ये आपके ऑरेंज वाले हैं ये सारे के सारे इस यूरोपियन यूनियन के अंदर मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। एंड ओवर द टाइम यूरोपियन यूनियन इवॉल्व फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल वन, एंड इट हैज इट्स ओन एंथम, फाउंडिंग डाटा, करेंसी, एंड इट हैज
tried to expand area of cooperation while acquiring new members, especially from erstwhile Soviet bloc. आप देख सकते हो भाई, पोलैंड, कज़ाक रिपब्लिक, हंगरी, क्रोशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लाटविया, लुथियानिया, ये लगभग कंट्रीज हैं जो पहले यूएसएसआर के साथ थी और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद ये यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हो जाती है। ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है भाई, इनका खुद का एंथम है, और यूरो नाम से जो करेंसी है वो आपकी पूरे यूरोपियन यूनियन में चलती है। हालांकि कुछ देश हैं जो अपनी करेंसी चला रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रिटेन फिलहाल एग्जिट हो चुका है भाई यूरोपियन यूनियन से, लेकिन ब्रिटेन की जैसे है तो वो पाउंड है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं मैक्सिमम सारे यूरो यूज करते हैं। इनका खुद का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इंफ्लुएंस है, एंड इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज एशिया एंड अफ्रीका। यानी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे जिसकी इकोनॉमी ज्यादा है वो आपकी है यूरोपियन यूनियन। ये लिखा हुआ है, इट इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन 17 ट्रिलियन डॉलर। ये 2016 के आंकड़े हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो भी यूरोपियन यूनियन कितना इंपॉर्टेंट जो यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन की पावर क्या है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं भाई। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO है उसके अंदर काफी हद तक अगर मैं बात कहूं तो इनका रोल काफी ज्यादा है, ठीक है। जब सेकंड इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की तो अब हम सोच सकते हैं भी जो ट्रेड है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से एक है। फिलहाल ये मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई, ब्रेक्जिट के तहत जो आपका ब्रिटेन था, ठीक है, वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, तो फिलहाल ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ठीक है। आर्म फोर्सेस की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है अभी वर्ल्ड के अंदर, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो आप देख सकते हो इन पॉइंट से हम यूरोपियन यूनियन की पावर समझ सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन के पास चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। अब जहां पर एक इतना बड़ा यूनियन होता है, जहां पर नियर अबाउट आप ये लेके चलो 28 से 29 देश मिलकर यूनियन बना रहे हैं, तो वहां पर ऑब्वियस है कि थोड़े बहुत चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। जैसे एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट इज एबल टू इंटरवेन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरिया, बट सम मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस। अब 29 मेंबर स्टेट हैं भाई, हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन सबको कि ये कहेगा कि भाई आप इनके साथ ताल्लुक मत बनाओ। हो सकता है भाई किसी 4 कंट्री से किसी एक कंट्री से ना बनती हो जो आउट ऑफ यूरोप, लेकिन कुछ मेंबर स्टेट्स हैं जिनका आउट ऑफ यूरोप भी ट्रेड चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ मेंबर स्टेट्स हैं जिन्हें खुद के फॉरेन रिलेशन है, उनको मना नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट ये है, जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो चुका था, ये भी इनको झटका लगा था। डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी थी और यूरो के अडॉप्शन को इनके रिगार्डिंग इन्होंने रेजिस्ट किया था, भाई ये यूरो नहीं, हम अपनी करेंसी के अंदर अपना काम करेंगे। उसके बाद अमेरिका का जो इराक के अंदर इन्वेजन था, ठीक है ना, इसको जर्मनी और फ्रांस ने अपोज किया था। हालांकि उस टाइम पर जो ब्रिटेन था उसने अमेरिका को अपोज नहीं किया। एंड दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। तो ऐसे कई आपके छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि इन इतने बड़े जो अर्थव्यवस्था है जिसकी सेकंड नंबर पे आती है उसको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इतनी सारी कंट्रीज को इकट्ठा लेके चलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी किसी हद तक हम कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन अपना जो अस्तित्व है उसको मेंटेन करने में कामयाब हुआ। अब इसके बाद जो दूसरा हम बात करेंगे वो आपका आता है आसियन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में एक बात समझ में आती है कि ये एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, और साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं बात करता हूं तो इस साइड आपका आ जाता है भाई इंडिया, और उसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ये सभी के सभी जो ये वाली कंट्रीज हैं ये आपकी कौन सी हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैज फेस्ड चैलेंजेस रिगार्डिंग नेशन बिल्डिंग, रेवेजेस ऑफ पॉवर्टी आफ्टर डीकोलोनाइजेशन बोथ फ्रॉम यूरोपियन एंड जापानीज। अब अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं, ठीक, तो यहां पे ओवरऑल जो कब्जा था, यानी अगर कुछ एरिया ये ले लें तो ब्रिटेन का आ गया, और कुछ एरिया अगर मैं यहां से लेके इधर तक ले जाता हूं तो ये एरिया आपका किसका आ जाता है, जापान के अंदर था 1945 से पहले।
तो जैसे ये जापान से आजाद हुए उसके बाद इन्होंने फोकस किस पे किया भी, इनके खुद के ही प्रॉब्लम्स काफी थी लाइक इंडिया, जैसे कि नेशन बिल्डिंग इनको करनी थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी उसको दूर करना था, ठीक है, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना था ताकि पूरे वर्ल्ड में साउथ ईस्ट एशियन नेशन का नाम हो। And that was a time of Cold War era. During that, these Asian and third world countries were not able to side up with any bloc. इंडिया की तरह इन कंट्रीज ने भी ना तो नाटो की तरफ अपना रुख मोड़ा था और ना ही वार्सा पैक्ट की तरफ इन्होंने अपना रुख किया था। ये अपनी ही धुन के अंदर थे, तभी इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला गया, जिन्होंने ये बात सोची कि हम अगर नाटो में जाएंगे या वार्सा में जाएंगे तो जो हमारे मकसद है नेशन बिल्डिंग के, पॉवर्टी को हटाने के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो कहीं ना कहीं हवा में रह जाएंगे। और बांडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई आपकी, बैंडंग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, एंड नाम वर इनइफेक्टिव इन एस्टैब्लिशिंग कन्वेंशन फॉर इनफॉर्मल कॉर्पोरेशन एंड इंटरेक्शन, दस एज एन अल्टरनेटिव साउथ ईस्ट एशियन नेशन एस्टैब्लिश्ड एशियन। जो बांडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी उनके अंदर भी इन्होंने थोड़ी बहुत अपना पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन उनको देखते हुए इनको ऐसा महसूस हुआ कि यार हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल जो हमारा मुद्दा है उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमारे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इससे बढ़िया हम किसी और की मदद लें, किसी और ग्रुप में शामिल हों, क्यों ना हम अपना ही एक ग्रुप बना लेते हैं। और 1967 के अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 कंट्रीज ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके आसियान बनाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है, ये यहां पर कंट्री हैं सारी, ठीक है। थाईलैंड ये रहा, ये आपका, उसके बाद आ जाता है भाई मलेशिया आ जाता है, ठीक, मलेशिया के बाद आपका सिंगापुर हो गया जो सारे इधर है। और सिंगापुर अगर मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं अभी काफी, ये रहा आपका सिंगापुर, काफी एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, इधर भी डॉलर चलता है, उसकी वैल्यू भी काफी है, ठीक। तो ये आपके एशियन मेंबर कंट्रीज हैं, थोड़ा उसमें आ जाता है भाई जूम करके, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई दारुसलाम। तो ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, ठीक है, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, और आपका एक आता है म्यांमार। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज हैं जो बाद में जुड़ी थी, और जो फाउंडिंग मेंबर थे फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एशियन के, और ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग आपसे यूरोपियन यूनियन का ही पूछा जाएगा, तो सब में लगभग एक ऑब्जेक्टिव तो सबका इकट्ठा रहता है भाई। आपको कोई भी क्वेश्चन आए आपने लिखना है, वो आपका आएगा टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, शांति रखना है और अपने आप को सिक्योर रखना है, ठीक है ना, ये आपका सभी के अंदर एक कॉमन पॉइंट है। तो एशियन की अगर मैं बात करूं तो पहला तो पीस एंड सिक्योरिटी है भाई, अगला है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ through that social progress and cultural development should be achieved. Secondary objective है to promote peace and stability based on the rule of law and principle of UN Charter. ठीक है, यानी आपको सबसे पहला जो पॉइंट था वो हालांकि दूसरे में हो गया, लेकिन पहला तो यही है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी, उसके बाद सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट हम समझाते हैं सांस्कृतिक तौर से डेवलप होना। सोशल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है भी, एक दूसरे के जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे को समझें और सोशली रहें, इससे ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। बट अनलाइक यूरोपियन यूनियन, आसियन वर लिटिल डिजायर टू बी इन सुपर नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब आसियन का जो मेन फोकस था वो खुद पे ही था, मतलब ये जो 10 कंट्रीज हैं इन्होंने खुद पे ही फोकस किया कि हम कैसे ना कैसे भाई एक दूसरे को ट्रस्ट करके, एक दूसरे से ट्रेड करके, एक दूसरे का साथ निभा के हम कहीं ना कहीं जो अपने रीजनल मुद्दे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ना कि वर्ल्ड के चक्करों में पड़ेंगे कि हमें वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह लेनी है। हमें बस अपना ही साथ लेके हमें अपने आप को ही डेवलप करना है, वो इनका मेन काम था। जैसे यूरोपियन यूनियन तो आपकी अर्थव्यवस्था भी लगा के चलो, इस पे भी था, दूसरा सुपर पावर बनने की उसमें भी इनकी वो थी, बट आसियन का ऐसा कोई रोल नहीं था। उसके बाद क्या था, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवर्निटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एशियन। हर एक कंट्री की अपनी सोवर्निटी है भाई। ASEAN moved along the path of European Union by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसी में आपके आसियन के पिलर्स आ जाते हैं, जैसे कि आसियन की सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियन की इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियन की सोशियो कल्चर कम्युनिटी, एक जो सभी कंट्रीज को सिक्योर करती हैं। रिगार्डिंग आर्मीज, भाई अपनी आर्मी के ऊपर भी ध्यान देना है,
और अपनी जो पर्सनल सिक्योरिटी है उस पर भी ध्यान देना है, उसके रिगार्डिंग कम्युनिटी। फिर आता है इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग इनकी कम्युनिटी थी। सोशियो और कल्चर हम कर चुके हैं बात भाई, सांस्कृतिक, ठीक है, और जो सामवादी चीजें होती हैं यानी आपस के अंदर मिलना जुलना, उसके रिगार्डिंग इनकी कम्युनिटी थी, ठीक। और आसियन सिक्योरिटी कम्युनिटी बेसिकली बेस्ड किस पे थी? ऑन कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, यानी कि जो टेरिटरी के रिगार्डिंग, जैसे इंडिया और चाइना है, इनके बीच में टेरिटोरियल विवाद है, वैसा विवाद हमारे बीच में कभी ना आए, और ऐसा विवाद इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए कि हमें आर्मी की जरूरत पड़े। इकोनॉमिक कम्युनिटी का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन आसियन स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, यानी एक कॉमन मार्केट प्लेस क्रिएट करना जहां पर ट्रेड किया जा सके, प्रोडक्शन बेस काम हो सारा का सारा, और जितने भी आसियन स्टेट्स हैं वो वहां पर बराबर तरीके से पार्टिसिपेट कर सके, जिससे कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट हो। और इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया भी इसके रिगार्डिंग भी फोकस किया था, और लेबर सर्विसेज के रिगार्डिंग फोकस किया था कि ट्रेड के साथ साथ जो लेबर और सर्विस एक दूसरी कंट्री में जाए वो भी लगभग फ्री होनी चाहिए। और उसके बाद एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी। इस एग्रीमेंट का बेसिकली जो प्रपोजल हुआ था वो हुआ था आसियन कंट्रीज, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करता हूं तो ये भी आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही, मतलब उस साइड ही पड़ता है, एशिया में तो नहीं है, ये अलग है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया से उधर ही पड़ता है। And ASEAN is the only regional association in Asia that provides political forum where Asian countries and major power can discuss political and security concerns. तो जहां पर इंडिया, चाइना जैसे जो मेजर आपकी एशिया की जो पावर्स हैं वहां पर ये बैठ के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये फोटो भाई आपकी मनमोहन सिंह की है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, ठीक है, ये पॉलिसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, आएगा भाई, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है 1990s के अंदर, या एक्टेड पॉलिसी, जिससे कि भाई इन्होंने, भाई इंडिया ने और जो साथ में जो एशियन कंट्रीज हैं और साथ में आपकी चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इनके साथ इंटरेक्शन, ट्रेड, रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस टाइप का जो इशू था वो इन्होंने आपस के अंदर भी बैठ के ये इसके रिगार्डिंग सोचा इंडिया ने कि भाई हम जहां यूरोप, अमेरिका के साइड बात कर रहे हैं, वहीं पर हमारा जो पड़ोसी है साउथ एशिया, वहां पर भी हमें कोई ना कोई वार्तालाप करनी चाहिए या ट्रेड की रिगार्डिंग डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो भाई, आसियन और इंडिया, द आसियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कम इनटू इफेक्ट इन 2010 एंड आसियन पावर लाइज इन पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन, कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट, विद डायलॉग पार्टनर एंड विद अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हो भाई, एशियन और इंडिया का जो समिट था 2018 में हुआ था, यहाँ पर ये एजेंडाज हैं, ये सारे के सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, इन सभी कंट्रीज के आए हुए हैं, और साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो बच्चों आज का जो पार्ट 1 था इसमें हमने एशियन और जो यूरोपियन यूनियन था इसको किया। अगला जो पार्ट है उसके अंदर हम चाइना को डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।